ये तो राजनेता ये करते हैं कि अब जो युवा आ रहे हैं उनको यो रोजगार दिलाएंगे इस पे। वो रोज़गार दिलाने वाले तो रोज़गार दिलाने तो हिंदुस्तान में बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, वो तो कहीं भी दिला सकते हैं। दिलाने वाले तो इसी फैक्ट्री से कोई नहीं है। ये कोई सोना चांदी बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, सीमेंट ही तो बनाएगी। हाँ, कुछ आदमी को रोज़गार मिल जाएगा, कुछ बड़े पूंजीपति आदमी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको मिल जाएगा। गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला। गरीब को तो सिर्फ ज़मीन का पैसा ही मिलने वाला था। और वो 3000 दिनों उससे ज़्यादा चलने वाले आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले इंदिरा जी मेरे साथ हैं। कहीं ना कहीं उस आंदोलन से जुड़े हुए भी थे और उन्होंने अगुवाई के रूप में भी कार्य भी किया। इंदिरा जी जब बातचीत करते हैं, वो एक आंदोलन था जो भूमि अधिग्रहण बचाओ, अपनी गोठड़ा गांव की ज़मीन बचाने के लिए, उसमें आप भी बड़ी जोश जोश के साथ काम कर रहे थे। क्या उस आंदोलन के बारे में बताइए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो उस आंदोलन के बारे में जानना चाहिए। प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन वो रहा है, क्योंकि 3000 दिनों तक वो आंदोलन चला। बताइए उस आंदोलन के बारे में। लंबे समय तक वो आंदोलन चला और कंपनी के आदमियों ने धीरे धीरे ज़मीन को खरीद ली और लास्ट तक मतलब खूब दिन तक चला आंदोलन, लेकिन किसानों के हाथ से ज़मीन धीरे धीरे निकल चुकी है। धीरे धीरे ये निकल। हाँ, धीरे धीरे ज़मीन 3000 दिनों तक ये आंदोलन चलने वाला। कैसा रहा वो आंदोलन जो 3000 दिनों तक चला? किस किस प्रकार की समस्याएं झेली लोगों को यहाँ से नहीं जाने का था ना, वो लोग वहाँ हमेशा जाया करते। हमेशा हर गांव ढाणी के हिसाब से बांट रखा था, भाई आज इनको जाना, आज इनको जाना, आज इनको जाना। उसके हिसाब से हम भी हमारे नंबर में जाया करते थे। लेकिन ये ज़मीन किसानों से धीरे धीरे निकल चुकी थी। इसके बाद और निकलने में, ज़मीन को निकलने में बहुत टाइम लगा। 20 साल का ये वक्त रहा है। हाँ, जो आज जो जिस समय कंपनी आई उस समय बच्चा जन्मा, वो बच्चा आज तक तो 13-14 साल का हो गया होगा। इतने टाइम लग गया इन लोगों को ज़मीन लेते हुए। ये औने पौने दामों में ज़मीन ले ली, यहाँ की ज़मीन औने पौने दामों में ले ली। इसका मेन कारण था यहाँ का गिरता हुआ जल स्तर। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब परिवार की वो किसान की ज़मीन जा रही थी, उसके बच्चे बहुत छोटे थे, क्योंकि 20 साल का वो वक्त था जब पहले की ये बात थी। उसके बच्चे थे, तो बाप ने एक सपना देख लिया था कि कहीं ना कहीं मेरी ज़मीन तो जा रही है, लेकिन जब फैक्ट्री बनेगी तो मेरे बच्चे को, जब बड़ा होगा 20 साल बाद में, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे को नौकरी यहाँ मिल जाएगी। वो सपना भी देखा था, लेकिन क्या रहा वो सपना? आज वो सपना शायद मेरे हिसाब से सपना बन गया। वो सपना तो सच्ची में देखा भी था, हकीकत में लोगों को मिला नहीं वो चीज़। एक तो उन लोगों ने यह सोचा कि हमारी ज़मीन के बढ़िया दाम मिलेंगे, हम शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, हमारी को नौकरी मिल जाएगी, हमारा एरिया में सबसे आगे हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये तो सारा स्तर गिरता ही जा रहा है। ऊपर चढ़ने का कोई काम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ बाहर के लोग ही काम करेंगे। ये कंपनियों का रूल होता है, जब किसानों को बरकरार के ये लोग ज़मीन खरीदना ही चाहते हैं, लेकिन किसानों की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं देख सकता, वो भी अपनी कुर्सी तक ही बैठ सकता तो एक आंकड़ों की बातचीत करते, आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 2000 परिवार यहाँ जो प्रभावित हुए, चाहे किसान हो चाहे जो यहाँ रहवासी हो, कहीं ना कहीं 2000 लोग यहाँ प्रभावित हैं। क्या 2000 लोग कुछ में या बातचीत करें 5 या 10% उन लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ की सुविधाएं हुई हैं? हाँ, यूँ तो 5-7% जो भी आदमी है, यहाँ के आदमियों को भी रोज़गार मिलेगा और भी आदमियों को मिलेगा, तो बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ज़मीन गई है ना, उनमें से कोई 5-10% आदमियों को ही लाभ मिल सकता है, बाकी को नहीं। बाकी तो लोग कहाँ चले गए, दूर दूर चले गए, वो कहाँ यहाँ का लाभ लेंगे, वो लाभ नहीं ले सकते। तो जो 3000 दिनों तक ये आंदोलन चला, कहाँ चला, लोग कहाँ धरने देते थे, कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती थी उनके? जो धरना तो बहुत लंबा चल गया, 1 या 2 दिन धरने को बातचीत करें तो, लेकिन 3000 दिनों तक करना, बहुत सी समस्याएं सामने आती। कैसी समस्याएं है आपके सामने? उस समय सारे लोग ही इस फैक्ट्री को नहीं लगाने में थे। कुछ जो आदमी धीरे धीरे, जिसकी पैसे की प्रॉब्लम थी, किसी के पानी की प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने ज़मीन को बेची थी। बहुत सारे आदमी ज़मीन को बेचा नहीं था। उसमें सभी लोग सहमत थे, राजनेता भी शामिल थे। आज राजनेता भी सब पिछड़ गए, कि वो धीरे धीरे किसानों से ज़मीन निकल गई, तो क्या तो राजनेता करेंगे, क्या किसान करेंगे? राजनेता तो ये कहते हैं कि फैक्ट्री तो लग गई, तब उन युवाओं वो भी नहीं लगाना चाहते थे। वो तो अब जो धीरे धीरे ज़मीन निकल गई, उसके बाद तो वो भी लगाना सभी चाहते हैं। वो बातें तो राजनेता ये करते हैं कि अब जो युवा आ रहे हैं उनको यो रोजगार दिलाएंगे इस पे। वो रोज़गार दिलाने वाले तो रोज़गार दिलाने तो हिंदुस्तान में बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, वो तो कहीं भी दिला सकते हैं। दिलाने वाले तो इसी फैक्ट्री से कोई नहीं है। ये कोई सोना चांदी बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, सीमेंट ही तो बनाएगी। हाँ, कुछ आदमी को रोज़गार मिल जाएगा, कुछ बड़े पूंजीपति आदमी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको मिल जाएगा। गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला।
गरीब को तो सिर्फ ज़मीन का पैसा ही मिलने वाला था। वो अब क्या दे रहे हैं वो तो इनको पता है, या लेके जा रहे हैं उनको पता है। वैसे बातचीत करें, किसान का ज़मीन से जुड़ाव बहुत गहरा रहता है। छोड़ते वक्त कुछ किसानों ने आपने का देखा भी होगा। सब लोगों को इस समस्या से जो निकलता है ना, उसी को पता लगता है कि गांव में 3 बीघा ज़मीन से पेट भर सकता आदमी, और 3 बीघा की ये क्या दे रहे हैं, एक शहर में मकान नहीं बना सकता वो। लेकिन जब ये इसका प्रारूप तैयार किया गया था, उस रिपोर्ट में तो ये लिखा गया, तो ये जो क्षेत्र है वो पूरा एक बंजर क्षेत्र है, तभी ये फैक्ट्री यहाँ आई। क्योंकि उस रिपोर्ट में ये था कि 98% जो ज़मीन यहाँ की है वो कहीं ना कहीं पूरी ज़मीन बंजर है। लेकिन आप बातचीत करें कि यहाँ जो किसान है वो तो खेती कर रहे हैं। देखो, कागजों में तो बंजर ही थी, ये कागजों में तो बरानी ज़मीन ही थी। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे ये ज़मीन तो चाय की ज़मीन है, सब गेहूँ जो होया करते थे इसके अंदर, खेत खेत में ढाणी थी इसमें। लेकिन कागजों में ये बंजर थी, बरानी ज़मीन थी, कागजों में चाय ज़मीन नहीं थी। कागजों में तो बरानी लिखा हुआ था, उसका माल भी माफ़ कर दिया था भैरव सिंह शेखावत की टाइम में, से माल भी माफ़ हो गया था इसका। अगर ये तो बातचीत थी, कैसा वो आंदोलन था, क्या वो सपने थे किसानों के जो, लेकिन वो सपने तो धूमिल हो गए। लेकिन अब बात करें तो गोठड़ा के आने वाला भविष्य क्या होगा। रोज़गार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे यहाँ का मार्केट भी बढ़ रहा है। क्या भविष्य में धीरे धीरे ये क्षेत्र और पनपेगा। देखो, व्यापार भी होगा, दुकानें भी चलेंगी, जहाँ पॉपुलेशन होगी वहाँ तो दुकानें चलती ही चलती हैं, वो तो उसका क्या करना। अब दुकानें सबकी तो चलने की है नहीं, जो यहाँ बैठे उन लोगों की चलेंगी। सबको तो जिनकी ज़मीन है उसका तो वो दुकान चलने की भी नहीं है। मेन बात तो है ना, जिसकी ज़मीन गई है उसका रोज़गार देंगे। बातचीत करें, ये तो बातचीत थी उस रोज़गार की। गाँव की तो जिसकी ज़मीन नहीं आ रही है उसका काम भी चल रहा है, उसको डबल काम हो गया ना उसका। जिसकी ज़मीन गई है उसको रोज़गार नहीं मिला ना, मेन समस्या तो उसी की है। और रोज़गार चाहे किसी को मिलता रहो, रोज़गार तो पूरा पेट तो सभी भरते हैं। हिसाब से आज अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है शायद। हाँ, कुछ 10% रहा है। 10%? हाँ, अभी भी हाँ, कुछ लोग है 200-400 बीघा ज़मीन अभी बकाया है। इस जो प्लांट है इसमें भी है, खनन है उसमें भी है। तो एक जो बातें रहती हैं युवाओं में, मैं कुछ यहाँ के जो बुजुर्ग लोग ये बात कर रहा था कि आने वाले समय में अगर फैक्ट्री जिस तरीके से ये काम कर रही है तो यहाँ के जो वातावरण का कहीं ना कि वो बड़ा तेज़ी से बदलेगा वातावरण। तो वातावरण को किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो या अन्य कोई जो अनावश्यक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को प्रभावित जरूर करेंगी। हाँ, देखो, वो तो है ही, प्रदूषण का भी रहेगा, जल स्तर का भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बिना इंडस्ट्रीज के काम भी नहीं चलता, ये तो सबको पता है। इंडस्ट्री तो सरकार लगाएगी जब ये तो उसका राजस्व आएगा ना। राजस्व एक राजस्व में ये लाइन जरूर थी कि जो यहाँ फैक्ट्री लगी है, जो रिको की तरफ से अधिग्रहण करवाया गया था, वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को राजस्व देगी। तो उस राजस्व से इस क्षेत्र का डेवलपमेंट है वो भी किया जाएगा। वो तो देखो, अब यहाँ की सरकार, यहाँ के जो क्षेत्र के नेता हैं वो विचार करेंगे जब भी तो होगा ना। भैया, हम उस टैक्स का पैसा वापस हमारे गाँव में लाएं और उस गांव की तरक्की करें, वो तो उनका काम है ना। अपन आम आदमी मैं तो जाके नहीं कर सकता, मैं तो खाली भाषण दे सकता हूँ। लेकिन जीता हुआ आदमी है जो यहाँ के नेता है, वो राज्य गवर्नमेंट में जाके पैसे वो आगे ला कर अपने गांव में लगाएंगे जब होता है। तो ये थे हमारे साथ जो इस कहीं ना कहीं इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आने वाले गोठड़ा का क्या भविष्य होगा, क्या वो चीज़ें जो तमाम है, आप इस बारे में हमें राय ज़रूर कमेंट के माध्यम से देते रहें। और कुछ समय में उस व्यक्तित्व से हम लोग भी आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने इस आंदोलन की जो 3000+ दिनों से यह आंदोलन चला, कहीं ना कहीं उस आंदोलन की अगुवाई की थी। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।